अब मैं अनुच्छेद 21 की चर्चा करता हूँ। अनुच्छेद 21 भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें से एक ऐसा अधिकार है जिसकी सबसे अधिक न्यायिक व्याख्या हुई है। और इसकी न्यायिक व्याख्या का परिणाम ये है कि संयुक्त राष्ट्र के जो मानवाधिकार घोषणा पत्र है उनमें जितने भी मानव के अधिकार शामिल है, इन न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा वो सारे अधिकार अब अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन चुका है। तो आप कह सकते हैं कि भारत की न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या में जितनी उदारता बरती है, जितना विस्तृत रुख अपनाया है, वैसा किसी दूसरे अनुच्छेद के मामले में नहीं देखा जाता है। और आप यह भी जानते हैं कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को ही निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त है व्यक्ति को, उसको मौलिक अधिकारों में सबसे मतलब मौलिक अधिकारों का आत्मा कहा है। यानी उनकी नज़र में मौलिक अधिकार जितने भी है उसमें जो अनुच्छेद 21 के अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में अनुच्छेद 21 को सभी मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है और उसकी व्याख्या को देखते हैं। तो अनुच्छेद 21 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से, प्राण या देह यानी शरीर की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। यानी विधि के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई है, कानून बनाकर जो प्रक्रिया स्थापित की गई है, उसी के द्वारा वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उसके अलावा किसी दूसरे माध्यम से उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जब हम इसको पढ़ते हैं तो दो चीज यहाँ हमको कीवर्ड नजर आता है। एक है किसी भी व्यक्ति को, यहाँ है व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ दो जो कीवर्ड है व्यक्ति, तो व्यक्ति का ये मतलब हो गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त है वो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही नहीं प्राप्त है, बल्कि हर विदेशी व्यक्ति को प्राप्त है जो भारत में निवास कर रहा है या रह रहा है। तो एक बात तो ये हो गई कि हर व्यक्ति को प्राप्त है, सिर्फ नागरिक को नहीं प्राप्त है। दूसरा ये कहा जा रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या मतलब हुआ? 1978 के मेनका गांधी वाद तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का न्यायपालिका द्वारा जो मतलब निकाला गया वो यही कि अगर संसद ने यानी विधायिका ने कानून बना दिया है और उस कानून के अनुसार अगर किसी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है तो वो सही है, उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। यानी न्यायपालिका का काम सिर्फ ये देखना रह गया था कि जो संसद ने विधि द्वारा प्रक्रिया स्थापित की है, जब कार्यपालिका उस प्रक्रिया को अपना करके किसी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर रहा है, तब न्यायपालिका सिर्फ ये देखेगी कि कार्यपालिका ने ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको फॉलो ठीक से किया है या नहीं। इसका ये भी मतलब आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है वो सिर्फ कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है, न कि संसद के विरुद्ध। कैसे? ये जो अधिकार प्राप्त है वो सिर्फ कार्यपालिका के, और ये मैं व्याख्या 1978 तक का कर रहा हूँ, मेनका गांधी वाद तक का, क्योंकि मेनका गांधी वाद में ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसकी परिभाषा बदल जाती है और इसके साथ एक नया कंसेप्ट जुड़ जाता है जो इस पूरे फंडामेंट अनुच्छेद 21 की भाषा और प्रक्रिया को ही बदल देता है। तो पहले हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1978 तक क्या लगाया गया उसको देखेंगे, और फिर 1978 में मेनका गांधी वाद में इसको कैसे बदला गया उसको देखेंगे। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यही निकाला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर विधायिका ने या संसद ने कानून बना दिया है
तो न्यायपालिका उस कानून के औचित्य पे या संवैधानिकता पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकती। यानी न्यायपालिका का ये कोई अधिकार नहीं है कि संसद द्वारा बनाए गए जो कानून है उसके ऊपर सवाल खड़ा करे। ये 1978 तक की प्रक्रिया रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अधिकार प्राप्त है वो सिर्फ कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है। यानी अगर कार्यपालिका इस प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन विधि द्वारा अगर संसद विधि बना रहा है और एक प्रक्रिया निर्धारित कर दिया तो न्यायपालिका उस संसद के विधि बनाने की प्रक्रिया जो है उस पर सवाल नहीं उठा सकती या उसका न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता। ये मतलब था। और ये अवधारणा जो है वो ब्रिटेन पे आधारित है। ब्रिटेन की जो संसद है वहाँ के जो संविधान है उस पे आधारित है, क्योंकि ब्रिटेन में जो ब्रिटिश संसद है उसके बारे में कहा जाता है कि उसको असीमित अधिकार है। यानी संसद द्वारा बनाए गए अधिकार को न्यायपालिका द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये ब्रिटिश अवधारणा है। तो ये जो ब्रिटेन की अवधारणा है वही भारत में इस अनुच्छेद 21 के मामले में 1978 तक अपनाया जाता रहा। लेकिन 1978 में मेनका गांधी बाद में ब्रिटेन की अवधारणा की जगह न्यायपालिका ने अमेरिका की अवधारणा को अपनाया। और अमेरिका की अवधारणा क्या है? अमेरिका की अवधारणा है यथोचित विधि प्रक्रिया। यथोचित विधि प्रक्रिया, या इसको आप कह सकते हैं विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और अभी तक ये क्या था? ये था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी लॉ के द्वारा, जो कानून के द्वारा जो प्रोसीजर स्थापित कर दिया गया उसी पे कार्यपालिका को चलना है, और संसद के इस प्रोसीजर स्थापित करने के अधिकार को न्यायपालिका के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन मेनका गांधीवाद में इसकी जगह एक नया अवधारणा आ गया, वो है यथोचित विधि प्रक्रिया या विधि की उचित प्रक्रिया, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं हो सकता। और ये किस परिप्रेक्ष्य में आया था? ये 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसी के परिप्रेक्ष्य में था, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत सारे लोगों को ऐसे ही जेल में बंद कर दिया गया था। तो इसमें मेनका गांधीवाद में, चूंकि मेनका गांधी पेटिशनर थी और उसका क्या हुआ था, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। जब उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया तो वो गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज की और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विदेश जाना हमारा फंडामेंटल राइट है, और हमारे पासपोर्ट को जब्त करके इस तरह हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है। तब 1978 के मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं, बल्कि अगर संसद कोई कानून बनाती है किसी को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए, तो उसमें यथोचित विधि प्रक्रिया की धारणा को अपनाया जाएगा, विधि की उचित प्रक्रिया की धारणा को अपनाया जाएगा। यानी संसद न्यायपालिका ने कहा कि जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए जो कानून संसद द्वारा बनाया जा रहा है उसके औचित्य की समीक्षा न्यायपालिका करेगी, और न्यायपालिका ये देखेगी कि वो कानून निष्पक्ष तरीके से बनाया गया है या नहीं, वो कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। मतलब अब ये जो कानून बनाने, किसी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए संसद के पास कानून बनाने का जो अधिकार था वो न्यायपालिका के न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया। यानी न्यायपालिका ने कहा कि अगर आप ऐसा कानून बनाते हैं तो हम उसको देखेंगे कि क्या वो संवैधानिक मान्यताओं को पूरा कर रहा है, वो पक्षपातपूर्ण तो नहीं है, और वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21
के तहत अगर संसद द्वारा अगर ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है, तो उस कानून को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के नजरिए से भी देखा जाएगा। और ये देखा जाएगा कि अनुच्छेद 21 के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत जो कानून बनाया जा रहा है वो 14 और 19 के अंतर्गत जो शर्तें निर्धारित है उन शर्तों को वो कानून पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से आप देखिए कि अनुच्छेद 21 को मेनका गांधीवाद में न्यायपालिका ने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के साथ जोड़ दिया। तो ये था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि 1978 तक चलता रहा और फिर 1978 में ये आ गया विधि की यथोचित विधि प्रक्रिया या विधि की उचित प्रक्रिया। तो दोनों अवधारणा अलग अलग है। अब हमने आपको पहले बताया कि न्यायिक इंटरप्रिटेशन या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से अनुच्छेद 21 का सबसे अधिक व्याख्या किया गया और भारत के संविधान के किसी एक अनुच्छेद का सबसे अधिक विस्तार हुआ है तो अनुच्छेद 21 का विस्तार हुआ है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो बन चुका नहीं है बल्कि वो बनने की प्रक्रिया में अभी भी चल रहा है। यानी जैसे जैसे न्यायपालिका में नई नई व्याख्या आती जाती है वैसे संविधान में नई नई चीजें शामिल होती जाती है। जैसे अगर हम अनुच्छेद 21 की ही बात करें तो 1951 के गोपालनवाद में न्यायपालिका ने कहा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि आप शारीरिक रूप से सुरक्षित हैं, बस इतना ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। लेकिन 1978 के मेनका गांधीवाद में न्यायपालिका ने कहा कि जिंदा रहने का मतलब सिर्फ ऐसे ही पशु की तरह जिंदा रहना नहीं है बल्कि डिग्निटी पूर्ण या गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। और गरिमापूर्ण जीवन होने के लिए एक मानव के पास और जो अधिकार होना चाहिए वो सारे अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन जाता है। तो आप देखेंगे कैसे आगे चल के शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, ये सारे अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि न्यायपालिका द्वारा अलग अलग केस में इसकी कैसे व्याख्या की गई है। ये अलग अलग वाद को हमने लिखा है, जो मामले सुप्रीम कोर्ट में आए थे अलग अलग समय में उसको हमने लिखा है। और ये जो अलग अलग मामले सुप्रीम कोर्ट में आए थे इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कि न्यायिक व्याख्या ने कैसे अनुच्छेद 21 के क्षेत्र का विस्तार कर दिया इससे स्पष्ट होगा। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीपीएससी में 56 से 59 बीपीएससी में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए कि कैसे अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या ने उसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है। तो जब आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या ने उसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है या उसके क्षेत्र का विस्तार किया है, तो आपको अलग अलग वाद के भीतर जो मामले जजमेंट के रूप में दिए गए थे या चिन्हित किए गए थे उनको ध्यान में रख करके ही लिखना होगा। तो पहला वाद था ए.के. गोपालनवाद। ए.के. गोपालनवाद 1951 का है। ए.के. गोपालन एक लीडर थे और कम्युनिस्ट लीडर थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनको निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि ये हमारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमें जो अधिकार प्राप्त है उसका उल्लंघन है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई उसके दौरान इनसे पूछा गया कि कैसे आपके अनुच्छेद 21 के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्या आप तो जिंदा हैं और आपको शारीरिक रूप से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो ये कैसे माना जाए कि आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से आपको वंचित किया जा रहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो गिरफ्तारी हुई है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन हुई है क्योंकि निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई थी। और ये निवारक निरोध अधिनियम क्या है? ये संसद द्वारा बनाया गया या विधि द्वारा स्थापित एक कानून है, एक प्रक्रिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप गलत हैं और सरकार का जो एक्शन है आपके खिलाफ वो सही है। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि विधि द्वारा ये कानून बनाया गया है इसीलिए आपकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको शारीरिक रूप से तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, आपको गिरफ्तार किया गया है लेकिन आपके शरीर पे कोई मारपीट नहीं किया गया है, आप सुरक्षित हैं। तो इस स्थिति में ये देखिए कि ए.के. गोपालनवाद में
सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद 21 की बहुत ही मतलब संकीर्ण व्याख्या की थी, और जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब लगाया था अनुच्छेद 21 का कि बस इंसान के जिंदा रहना है, जिंदा है, यही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है। यानी ए.के. गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित किया कि व्यक्ति के जिंदा रहने, सुरक्षित रहना ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, इससे अधिक और कुछ नहीं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में ए.के. गोपालनवाद में फैसला दिया, ये 1978 में मेनका गांधी वाद तक चलता रहा। 1978 में जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था और उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो 1978 के मेनका गांधी वाद में ही हमने अभी पहले आपको बताया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथोचित विधि प्रक्रिया या विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना होगा। यानी न्यायपालिका अब यह देखेगी कि संसद ने जो कानून बनाया है वो कानून तार्किक है या नहीं, निष्पक्ष है या नहीं, वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का फॉलो कर रहा है या नहीं। और अगर न्यायपालिका को लगता है कि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर न्यायपालिका उस संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और मेनका गांधी वाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिंदा रहने का मतलब सिर्फ ऐसे ही जिंदा रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जिंदा रहना। यहाँ एक नया कंसेप्ट आया था पहली बार, गरिमा के साथ, गरिमापूर्ण जीवन, गरिमापूर्ण जीवन की बात की। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक मानव को जो कुछ भी चाहिए वो सारे अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसके अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन जाता है। और इसी में इसी मेनका गांधीवाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 और 19 को अनुच्छेद 21 से जोड़ा और बोला कि अनुच्छेद 21 के तहत अगर आप किसी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कोई कानून बना रहे हैं तो आवश्यक है कि वो कानून 14 और 19 के जो शर्तें हैं उसको पूरा करे। तो ये मेनका गांधीवाद था जिसमें 1951 के गोपालनवाद की जो अवधारणा थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिंदा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन के साथ ये है। अगला है फ्रांसिस कोरेलीवाद 1981 का। फ्रांसिस कोरेलीवाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी गरिमापूर्ण जीवन की जो बात थी उसको दोहराया और कहा कि मानव का जीवन एक गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, वो अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। आगे है पीयूसीएल बनाम भारत संघ 1982 का, पीयूसीएल पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 1982। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा को सामने रखा। न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा को सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जो मजदूर है उसको एक न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए और उसको न्यूनतम मजदूरी कितना, जिससे कि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। और अगर किसी मजदूर को उसके न्यूनतम मजदूरी से वंचित किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। यानी पीयूसीएल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना एक मजदूर को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह निकाला जाएगा कि उसे, उस मजदूर को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। तो यहाँ न्यूनतम मजदूरी भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा हो गया। आगे है ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम। ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम वाद 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा बनाया। आजीविका का अधिकार, आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 19 का हिस्सा बनाया। दरअसल यहाँ पे कुछ लोग जो फुटपाथ पे बिजनेस और व्यवसाय करके अपना जीवन चला रहे थे तो उनको उनके जो दुकान थे उसको ढा दिया गया था बिना पूर्व सूचना के और बिना जानकारी के, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तब इस मामले में ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप किसी को उसके आजीविका के अधिकार से वंचित कर रहे हैं तो उसकी पहले आपको व्यवस्था करनी होगी। अगर आपने दुकानदारों की दुकान ढा दी है तो पहले आपको उसके लिए एक विकल्प तलाश करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है और आजीविका के अधिकार से वंचित करने का मतलब हुआ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर देना। आगे एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला है 1991 में।
इस मामले में एक मानव के लिए स्वच्छ पर्यावरण की उपलब्धता को अनुच्छेद 21 का हिस्सा बताया गया। इस मामले में दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि दिल्ली शहर के भीतर जितने औद्योगिक कारखाना है, उन सबको उन शहरी इलाकों से हटा करके बाहर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज किया गया, तो जो उद्योग थे, उसके जो मालिक थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि आजीविका और व्यवसाय का जो अधिकार है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमारा मौलिक अधिकार है कि व्यवसाय और पेशा करना हमारा मौलिक अधिकार है। तब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपका मौलिक अधिकार 19 के अंतर्गत है ज़रूर, लेकिन अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिकों या व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है, उसकी तुलना में आपका जो अधिकार है वो नीचे है। यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको जो अधिकार प्राप्त है, उस पे अनुच्छेद 21 को प्रमुखता प्राप्त है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे कारखानों को आदेश दिया कि वो दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो जाए। तो ये एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में क्या हुआ, स्वच्छ पर्यावरण की उपलब्धता, स्वच्छ पर्यावरण की उपलब्धता, स्वच्छ पर्यावरण की उपलब्धता को अनुच्छेद 21 का हिस्सा बना दिया गया। यानी अगर स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध नहीं हो रहा है व्यक्ति के लिए, तो उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से उसको वंचित किया जा रहा है। एक और है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को अनुच्छेद 21 का हिस्सा बनाया कि हर व्यक्ति के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो, और इसीलिए मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा बनाया गया। फिर उन्नी कृष्णनवाद 1993, इसमें भी इसी को दोहराया गया, शिक्षा के अधिकार को। और उन्नी कृष्णनवाद जो है, उसके बाद ही सुप्रीम को संसद के द्वारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इस अधिनियम के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 क्लॉज जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की प्राप्ति उसका मौलिक अधिकार है। तो इस तरह इसमें उन्नी कृष्णनवाद और मोहिनी जैनवाद में शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन गया। फिर एक वाद है परमानंद कटारावाद 1989। परमानंद कटारावाद में चिकित्सा सुविधा का अधिकार जो है, चिकित्सा प्राप्त करने का जो अधिकार है, उसको भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा बनाया गया। दरअसल इस परमानंद कटारावाद में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति घायल हो गया था एक्सीडेंट में, और उस घायल व्यक्ति को जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया, तो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसका इलाज करने के बजाय इस बात का इंतजार करते रहे कि पुलिस आएगी, वेरीफाई करेगी, उसके बाद हम इसका इलाज करेंगे। और इस बीच में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जो व्यक्ति घायल हुआ था, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो ये वाद सुप्रीम कोर्ट में गया था, और तब सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में परमानंद कटारावाद में कहा था कि कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, अगर वहाँ कोई एक्सीडेंट में या इस तरह इमरजेंसी में कोई व्यक्ति आता है, तो बिना पुलिस का इंतजार किए या बिना किसी और चीज़ का इंतजार किए उसको तुरंत इलाज शुरू किया जाना चाहिए। और ये जो है तुरंत इलाज की प्राप्ति, वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार है। तो चिकित्सा सुविधा प्राप्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 21 का हिस्सा बनाया गया परमानंद कटारावाद में। एक और है केएस पुट्टास्वामीवाद 2017। केएस पुट्टास्वामीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा बताया। निजता के अधिकार को, निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा बताया। दरअसल जो आधार कार्ड की व्यवस्था थी, केएस पुट्टास्वामी एक कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, और इन्होंने आधार कार्ड की जो व्यवस्था थी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि आधार कार्ड अगर कंपलसरी बनाया जाता है, तो इसमें हमारी जो निजी जानकारियां हैं वो सरकार के पास चली जाएगी, और ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो निजता का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, और इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार से वंचित करने का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर देना।
तो ये हमने कुछ प्रमुख केस लिखे हैं, और भी कई केस हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका, ये सब जो इम्पोर्टेंट है, स्वच्छ पर्यावरण, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ शामिल किया है। तो ये अनुच्छेद 21 की पूरी व्याख्या है।